भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना मतलब पूरा भूमंडल, पूरा विश्व एक नजर आने लगे आपको, उसी को क्या कहते हैं? भूमंडलीकृत। जिसे आप लोग ग्लोबलाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे पूरे विश्व में जो चीज़ें फैलती हैं वो पूरे विश्व में अगर मिलने लगे, हर जगह वो वस्तुएं मिलने लगे, उसे हम क्या करने लगेंगे? उसी को कहेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यानी पूरा भूमंडल एक जैसा, एक विश्व जैसा, एक देश जैसा नजर आने लगे आपको। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें कि इस भूमंडलीकृत विश्व के बनने में सहायक हुई हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिल्क मार्ग की। किसकी? सिल्क मार्ग की। सिल्क मार्ग कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? इसमें जैसे पहले भारत का मैप आप देखिए थोड़ा सा। इस तरह से तो आप देखेंगे जो सिल्क मार्ग है, सिल्क का मतलब रेशम, इसको रेशम मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशम मार्ग भी कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं रेशम मार्ग, रेशम मार्ग। अब यह मार्ग कहाँ से शुरू हुआ था? चीन से। कहाँ से? चीन से। चीन से शुरू हुआ था। यहाँ चीन से, यहाँ से रेशम मार्ग शुरू हुआ और ऐसे होते हुए वहाँ से कहाँ तक जा गया? यूनान तक। कहाँ तक गया? यूनान तक गया था ये रेशम मार्ग। अब इस रेशम मार्ग में जब चीन से चला आगे, आपका कौन सा प्रदेश पड़ता है? जम्मू कश्मीर। अब लद्दाख भी है इसमें। क्या है? लद्दाख। अब उस समय नहीं था, उस समय इसे जम्मू कश्मीर कहते थे सिर्फ। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक, जम्मू कश्मीर। तो ये क्षेत्र आपका पड़ता है। इस मार्ग से ये चीनी जो सिल्क मार्ग है या रेशम मार्ग है, यह चीन से शुरू होकर के भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, उस समय भारत के हिस्से में ही अफगानिस्तान भी आता था। प्राचीन काल में अफगानिस्तान का पूरा हिस्सा भारत में शामिल था। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक होते हुए ये कहाँ तक जाता है? यूनान तक जाता था इस मार्ग से। और एक मार्ग और है आपके यहाँ, कलकत्ता से शुरू होता था। उस समय ताम्रलिप्ति बंदरगाह यहीं पे था। यहाँ से शुरू होकर के ये जाकर के इसी मार्ग में मिल जाता था। इसको कहते थे प्राचीन काल में उत्तरापथ। क्या कहते थे? उत्तरापथ का मार्ग कहते थे इसे, उत्तरापथ। ये मौर्य काल में भी था उत्तरापथ। तो ये यहाँ से जाकर के इसे मिल जाता था। तो जो भारत का मलमल है, मलमल मतलब रेशम, जो ये यहाँ बांग्लादेश में होता था, वो बहुत फेमस था उस समय यहाँ का मलमल या रेशम। यह इस मार्ग से, इस मार्ग में आकर के मिल जाता था। और चीन से जो मलमल होता था, जो यहाँ रेशम होता था, वो भी इस मार्ग से यहाँ। इसलिए दोनों मार्गों से ये जो चीन का रेशम है वह कहाँ जाता था? यूनान जाता था। अन्य सारी वस्तुएं भी जाती थी। व्यापार बहुत चरम पर रहता था इस रास्ते से। न केवल रेशम बल्कि जो अन्य उपयोग की वस्तुएं हैं वो भी यहाँ से चीन और भारत से कहाँ जाती थी? अन्य विश्व के अन्य देशों में, या यूनान तक कह सकते हैं आप, वहाँ तक जाया करती थी। और उसके बदले में यूरोपीय देशों से, यूनान से एशिया में क्या चीज़ आती थी? सोना, चांदी, जो बहुमूल्य धातुएं हैं, उसके बदले में वहाँ से वापस एशिया में आती थी, जिससे कि एशिया का व्यापार या एशिया एक धनवान महाद्वीप बनता जा रहा था। इसमें भारत का भी हिस्सा जो पड़ता था इस मार्ग पर, कौन सा? ये जम्मू कश्मीर वाला या लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, या अफगानिस्तान। उस समय यहाँ पर किसका अधिकार था? कनिष्क का, कुषाण वंशी शासक कनिष्क का। कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में यह मार्ग बहुत फला फूला। क्यों? क्योंकि कनिष्क इस मार्ग की सुरक्षा प्रदान करते थे, और सुरक्षा प्रदान करने के बदले में व्यापारियों से कर वसूल करते थे।
व्यापारियों से क्या करते थे, कर वसूल कर क्या करते थे। इससे उनका राज्य काफी धनवान होता जा रहा था, क्योंकि उससे इनकम हो रही थी, टैक्स मिलता था। तो इस वजह से कनिष्क इस मार्ग की सुरक्षा भी करते थे अपने राज्य में और व्यापारियों से कर भी लेते थे। और यहां इतना ही नहीं, भारत के आंदरूनी भागों की भी जो वस्तुएं हुआ करती थी, जो व्यापारिक वस्तुएं थी, वो सब व्यापारी भारत के मध्य भाग से, चाइना से, एशिया के अन्य भागों से, वो सब मिलकर सब ले आकर के इस रेशम मार्ग से ही कहां ले जाते थे, यूनान की तरफ, यूरोप की तरफ, यहां से सामान जाया करता था। इस प्रकार भूमंडलीकृत विश्व के बनने में आपका रेशम मार्ग भी एक महत्वपूर्ण अंश रहा। क्यों? क्योंकि यह एशिया और यूरोप, अफ्रीका, ये मार्ग अफ्रीका तक जाता था। क्योंकि यहाँ जब आप देखेंगे इस साइड में यहाँ अफ्रीका है और एशिया का भाग यहाँ जुड़ जाता था। एशिया का भाग जो है यहाँ पर जुड़ जाता, जहाँ स्वेज नहर बना दी गई है। आज क्या बना दी गई है? स्वेज नहर। उस समय स्वेज नहर नहीं थी, तो ये जुड़ा हुआ था भूमि से, तो ये मार्ग यहाँ तक जाता था। वहां से फिर ये कहाँ चला जाता था? अफ्रीका में चला जाता। कहाँ? अफ्रीका में भी चला जाता था। तो आप सोचिए कि इन क्षेत्रों का, एशिया का व्यापार कहाँ तक जाता था? यूरोप और अफ्रीका तक भी इस मार्ग से व्यापार होता था। तो अब देखिए पूरे विश्व को जोड़ने में आपका ये रेशम मार्ग सबसे महत्वपूर्ण रहा। इस मार्ग से पूरा विश्व जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? एशिया महाद्वीप जुड़ गया, यूरोप जुड़ गया, अफ्रीका महाद्वीप जुड़ रहा है। तो पूरा भूमंडलीकृत विश्व अर्थात जो भूमंडल है वह एक नजर आ रहा है। एक रास्ते से आप कहाँ? इन देशों में पहुंच जाते थे, इन महाद्वीपों में पहुंच जाते थे। तो आपको ये रेशम मार्ग भूमंडलीकृत विश्व के बनाने और इसे बड़ा करने में अहम भूमिका रहा। तो आपको समझ आ गया रेशम मार्ग क्या है? तो कहां से शुरू हुआ था? चीन से। कहां तक गया? यूनान के साथ साथ इसका एक भाग जो है, एक रास्ता अफ्रीका तक चला जाता था। ठीक है। और इसमें फायदा किसका रह जाता था इस मार्ग से होने वाले व्यापार में? एशिया का, अर्थात भारतीयों का, चीनियों का। क्यों? क्योंकि यहां से तो रेशम जाता था, रेशम के साथ अन्य खाद्य वस्तुएं भी जाती थी, लेकिन उधर से क्या आता था? सोना, चांदी, जो बहुमूल्य रत्न हैं वो आते थे। तो कौन ज्यादा फायदे में रहा? चीन और भारत दोनों, एशिया पूरा फायदेमंद रहा। वहां से बहुमूल्य वस्तुएं ले रहा और यहाँ से अपनी वो वस्तुएं दे रहा है जो अगले साल फिर खराब हो जाएंगी, वो फिर मंगाएंगे। और क्या सोना चांदी खराब होगा? वो तो आप दबा दबा के रखते जाइए, एक दिन बहुत सारा हो जाएगा। और उनका रेशम अगले साल फिर कहेंगे भैया फिर भिजवा दो, हमारे पास खत्म हो चुका है, आप फिर भिजवाओ, फिर उससे सोना चांदी लो। तो ये व्यापार किसके पक्ष में रहा? एशिया के पक्ष में रहा, या भारतीयों के पक्ष में रहा, चीनियों के पक्ष में रहा। ठीक है। चलिए, तो आपका ये रेशम मार्ग